A very good day to all of you. We at present are studying the topic of agriculture development, and in our previous video, Agriculture Development Part 1, we studied about the concept of agriculture development, the meaning of agriculture development, and the aim of agriculture development. Today, in Agriculture Development Part 2, we will study about the various factors that affect the development of agriculture in an area. हम अभी कृषि विकास का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे पिछले वीडियो कृषि विकास भाग 1 में हमने कृषि विकास की अवधारणा, कृषि विकास का उद्देश्य का अध्ययन किया और आज के वीडियो एग्रीकल्चर पार्ट 2 एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पार्ट 2 में हम आज कृषि विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का अध्ययन करेंगे। हमारे पिछले वीडियो में जब हम कृषि विकास की अवधारणा का अध्ययन कर रहे थे तो हमने ये पढ़ा कि कृषि विकास से तात्पर्य केवल उत्पादकता में ही वृद्धि नहीं है, यह कृषि के संपूर्ण अंगों के विकास से संबंधित है। और हमने कहा कि उपलब्ध कृषि भूमि की स्थिति और जलवायु के अनुसार उसका अनुकूलतम उपयोग करते हुए उससे अधिकतम उत्पादन और लाभ प्राप्त करना ही कृषि विकास का प्रमुख उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति हम किन कारकों के ऊपर ध्यान देकर कर सकते हैं, या अगर दूसरी तरह से हम कहें कि वे क्या कारक हैं जो कि भूमि के उपयोग को और भूमि से होने वाले कृषि के उत्पादन को प्रभावित करते हैं, आज हम उन कारकों का अध्ययन करेंगे। तो हमारे आज के वीडियो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पार्ट 2 का आज का हमारा टॉपिक है कृषि विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। क्षेत्र का धरातलीय स्वरूप। भूमि कृषि का प्रमुख रॉ मटेरियल है या कच्चा माल है। कृषि भूमि पर ही की जाती है। तो उस क्षेत्र का क्या धरातलीय स्वरूप है? वह एक ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है, वह एक समतल मैदान है, वह एक रेगिस्तान है, या वह एक पहाड़ी क्षेत्र है, या वह एक बर्फ़ से ढका हुआ ठंडा प्रदेश है, या कि वो एक तटीय क्षेत्र है। किस तरीके का धरातलीय स्वरूप है वहाँ का? पठार है, मैदान है, पहाड़ी क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है। ये डिसाइड करेगा कि वहाँ पर किस प्रकार की कृषि होगी, क्योंकि अगर वो एक पहाड़ी या ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है तो वहाँ पे हमें हो सकता है टेरेस एग्रीकल्चर करना पड़े। अगर वो एक मैदानी क्षेत्र है तो बड़े भूभाग पर बड़े खेत हो सकते हैं। पहाड़ी एरिया में या ऊंचाई के एरिया में या ऊबड़ खाबड़ एरियाज़ में खेतों का साइज़ इतना बड़ा और समतल नहीं होगा। तो उस क्षेत्र का क्या धरातलीय स्वरूप है, ये वहाँ की कृषि के प्रकार को और उसके विकास को प्रभावित करेगा। मृदा का प्रकार एवं उर्वरता। हमारा कृषि विकास में एम है कि हम कृषि उत्पादकता को बढ़ाएं। तो कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हमें उर्वर मृदा चाहिए, और अलग अलग प्रकार की मृदा अलग अलग फसलों के अनुकूल होती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वहाँ का जो मृदा का प्रकार है वो किस फसल के अनुकूल है और मृदा की उर्वरता का क्या लेवल है, तभी हम उस क्षेत्र के कृषि विकास के बारे में सही फसल का चूज़
चॉइस कर सकेंगे। जलवायु दशाएं, क्षेत्र का तापमान और क्षेत्र की वर्षा ये डिसाइड करेगी कि किस प्रकार का क्रॉप वहाँ पे उगाया जाएगा और किस टाइम पे क्रॉप उगाया जाएगा। अगर हैवी रेन्स हैं तो ज़्यादा पानी में उगने वाली फसलें जैसे चावल और जूट का उत्पादन होगा। अगर ड्राई एरियाज़ हैं तो फिर वहाँ पर ज्वार, बाजरा, जौ जैसे मिलेट्स का उत्पादन होगा। अगर टेम्परेचर्स बहुत कूल्ड हैं जैसे साइबेरियन लैंड है या आर्कटिक एंटार्क्टिक रीजन्स हैं या फ्रिजिड जोन है तो वहाँ पे हो सकता है कि कृषि संभव ही नहीं हो, क्योंकि और अगर कृषि हो भी तो ग्रीन हाउसेस के द्वारा वहाँ पे कृषि की जाए। इसी तरह अगर इक्वेटोरियल रीजन्स हैं तो वहाँ टेम्परेचर्स तो बहुत हाई है पर रेंज भी बहुत हाई हैं, तो फिर वो भी वहाँ के एग्रीकल्चर को प्रभावित करेंगी। तो इस तरीके से जलवायु दशाएं उस क्षेत्र के कृषि को प्रभावित करेंगी। कृषि का स्थानीयकरण, वहाँ पर किस प्रकार की कृषि है, वहाँ के लोग किस प्रकार की कृषि कर रहे हैं, उन लोगों के रीति रिवाज, रहन सहन वहाँ की कृषि को डिसाइड करते हैं। कृषि मिश्रित प्रकार की है कि कृषि स्थायी कृषि है कि कृषि स्थानांतरणशील कृषि है या कि वो कमर्शियल एग्रीकल्चर है या कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर है या कि मार्केट बेस्ड एग्रीकल्चर है। ये उस क्षेत्र की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस डिसाइड करेंगी। यातायात साधन एवं उपलब्धता, हम जिस प्रकार की कृषि कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो एक कमर्शियल या मार्केट बेस्ड एग्रीकल्चर है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, या फिर कि हॉर्टिकल्चर जिसमें कि फूलों की और फ्रेश फ्रूट्स का एग्रीकल्चर होता है मार्केट के लिए, स्पेशलाइज्ड मार्केट के लिए। तो उस केस में हमें स्पेशलाइज्ड यातायात के साधन चाहिए होते हैं। हो सकता है रेफ्रिजरेटेड वैन्स की हमें ज़रूरत हो और इसी तरीके से यातायात के साधनों की उपलब्धता भी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें फ्लावर्स को किसी एरिया से दूसरे एरिया में भेजना है तो हमें, क्योंकि फ्लावर्स बहुत जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ है, तो फ्रेश फ्लावर्स को मार्केट में भेजने के लिए हमें सही समय पर भी यातायात उपलब्ध होना चाहिए। यातायात का सही प्रकार भी होना चाहिए और सही समय पर भी यातायात उपलब्ध होना चाहिए। बाज़ार की परिस्थितियाँ, किस प्रकार का बाज़ार है, वो स्थानीय बाज़ार है, राष्ट्रीय बाज़ार है या अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार है। और इस समय जब कि हम कृषि विकास का नियोजन कर रहे हैं तो बाज़ार की ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और लोकल लेवल पे क्या कंडीशंस चल रही हैं, मार्केट में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, ये डिसाइड करेगा कि वो कृषि विकास किस प्रकार का है उस क्षेत्र का। कृषि उत्पादन की लागत व कीमत, बाज़ार में कृषि का जो उत्पाद हम बेच रहे हैं उसकी क्या कीमत है, और हमने जब वो उत्पाद का उत्पादन किया तो हमने उसमें क्या इनपुट्स डाली हैं और हमें उसकी क्या लागत मिल रही है। तो लागत अगर कीमत से ज़्यादा है तो कृषक को लॉस हो रहा है और कीमत अगर लागत से ज़्यादा है तो कृषक को प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट अगर ज़्यादा है तो कृषक उसमें ज़्यादा इनपुट्स डालेगा और अगर उसको लॉस है तो हो सकता है कि वो उस पर्टिकुलर क्रॉप का आगे उत्पादन ही ना करे। कृषि उत्पाद की मांग एवं आपूर्ति संतुलन, जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ कृषि उत्पादों की मांग बढ़ रही है। इसी तरीके से औद्योगिकरण के साथ भी कुछ पर्टिकुलर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस की मांग बढ़ रही है क्योंकि वो इंडस्ट्रीज़ के रॉ मटेरियल की तरह वर्क करते हैं। तो उस कृषि उत्पाद की कितनी मांग है और हम उसको
कितनी मांग को हम आपूर्ति दे करके उसका क्या संतुलन हम बाज़ार में बना पा रहे हैं, यह भी कृषि विकास को प्रभावित करने वाली एक संगठनात्मक या ऑर्गेनाइजेशनल कंडीशन होती है, क्योंकि इस मांग और आपूर्ति संतुलन पर ही कीमत डिपेंड करती है और उसी पर कृषक का लॉस या प्रॉफिट डिपेंड करता है। और वो लॉस या प्रॉफिट ही ये डिसाइड करता है कि कृषक उस क्रॉप को वापस उगाएगा या नहीं उगाएगा और उस क्रॉप में कितना इनपुट डालेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट ही उसके इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट पे असर डालता है। पूंजी की उपलब्धता एवं पूंजी निवेश। हम पॉलिसीज़ और प्लान्स तो बहुत बना सकते हैं कि हमने उस पर्टिकुलर एरिया का सॉइल कल्चर भी कर लिया, हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि यहाँ की जो धरातलीय स्वरूप है, जो जलवायु है, जो मृदा का प्रकार है या आसपास के बाज़ारों की जो रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पर ये क्रॉप उगाना चाहिए। और इस पर क्या हम कृषक को वो क्रॉप उगाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए पूंजी उपलब्ध करा पा रहे हैं। उन्नत बीज के लिए, खाद के लिए, कीटनाशकों के लिए, मशीनों एवं यंत्रों के लिए कृषक को पूंजी की आवश्यकता होती है। तो वो पूंजी उसे उपलब्ध करवाना, हम किस रेट पे उसको पूंजी उपलब्ध करवा रहे हैं, किस प्रकार से उसे वह सेठ साहूकारों से मिल रही है या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से मिल रही है या बैंक से मिल रही है, ये डिसाइड करेगा कि कृषि में पूंजी का निवेश कितना होगा, कृषक कितना निवेश कर पा रहा है। ये सब उस क्षेत्र के कृषि के विकास को भी प्रभावित करेगा। भूमि की स्वामित्व संबंधी दशाएं एवं स्वरूप। जैसा कि हमने जब हम एग्रीकल्चर के टाइप्स कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि कलेक्टिव फार्म्स होते हैं, स्टेट फार्म्स होते हैं, उसके अलावा लार्ज एस्टेट्स होते हैं, उसके अलावा गहन कृषि भी की जाती है और जो जीवन निर्वहन कृषि होती है वो छोटे छोटे खेतों पर होती है या फिर कई जगह खेत किसी और के होते हैं, ज़मींदार के, और उस पर कृषक काश्तकार के रूप में वर्क करता है। तो भूमि की स्वामित्व संबंधी क्या दशा हैं, क्या वे कृषक की अपनी भूमि है या वे उस पर काश्तकार के रूप में काम कर रहा है या कि वो एक स्टेट ओन्ड भूमि है या फिर वो एक सामुदायिक भूमि है। तो ये जो दशाएं हैं और उसका क्या स्वरूप है, ये भी वहाँ पर होने वाली कृषि को डिसाइड या अफेक्ट करता है। जोत का आकार एवं स्वरूप। अगर बड़े बड़े एस्टेट्स हैं, बड़े बड़े फार्म्स हैं, जैसे कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर में होता है या फिर एक्सटेंसिव ग्रेन कमर्शियल फार्मिंग में होता है, तो अगर बड़े बड़े एस्टेट्स और बड़े बड़े फार्म्स हैं तो फिर वहाँ पर मैकेनाइजेशन आसान हो जाता है। ट्रैक्टर्स, कंबाइनर्स, हार्वेस्टर्स को ईज़िली यूज़ किया जा सकता है। पर हमारे भारत की जैसे अगर छोटे छोटे जोत के आकार होते हैं तो कृषक की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो ट्रैक्टर्स को, कंबाइनर्स को, हार्वेस्टर्स को ला सके, और अगर वो उसको यूज़ भी करना चाहता है तो खेत का आकार इतना छोटा होता है कि वो उसे ऑप्टिमम तरीके से यूज़ नहीं कर पाता है। तो जोत का आकार और स्वरूप भी कृषि में किस प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स होंगे या वो वैज्ञानिक और तकनीक का कितना उपयोग किया जा पाएगा, यंत्रीकरण और मशीनीकरण कृषि का हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये कृषि की जोत का आकार और स्वरूप भी निर्धारित करने वाला एक फैक्टर है। इसी तरह तकनीकी और वैज्ञानिक दशाएं, वहाँ का कृषक कितना लिटरेट है, कितना एजुकेटेड है, क्या वहाँ का सोसाइटी का स्टेटस है, वहाँ का क्या इकोनॉमिक स्टेटस है, ये डिसाइड करेगा वहाँ के तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान की कंडीशंस। क्योंकि टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक डेवलपमेंट तो है
पर क्या कृषक उस साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को अपनाने के लिए तैयार है, और अगर वो उसको अपनाना भी चाहता है तो क्या उसे उसकी ट्रेनिंग और उसके लिए जो रिक्वायर्ड पूंजी या कैपिटल है वो अवेलेबल हो रहा है। तो ये जो तकनीकी और वैज्ञानिक दशाएं हैं ये भी उस क्षेत्र के कृषि के विकास के स्तर को प्रभावित करती हैं। इसी तरीके से कृषि की संरचनात्मक दशाएं, कृषि की संरचनात्मक दशाओं में हम ये ले सकते हैं कि वहाँ का शस्य स्वरूप कैसा है, जैसे कि एक सिंगल क्रॉप है, या जैसे कि कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में होता है, या फिर मिश्रित कृषि हो रही है, या फिर जीविकोपार्जन के लिए कृषि हो रही है। वहाँ पे क्या कोई रीजनल स्पेशलाइजेशन है किसी पर्टिकुलर क्रॉप का। ये सारी चीज़ें जो कृषि की संरचनात्मक दशाएं हैं ये भी कृषि विकास के स्तर को प्रभावित करती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कृषि विकास को प्रभावित करने वाले क्या प्रमुख कारक हैं। So in today's e-video Agriculture Development Part 2, we tried to understand and study the major factors that affect the agriculture development and the level of agriculture development of an area. These include the physical and climatic conditions of an area, and with that also the socio-economic conditions of the area and the capital and organizational factors that are available to the farmer of the region. The social status of the farmer, is he willing to use the latest scientific techniques and mechanized machinery, and even if he wants to use them, is he getting the required training and the required capital easily. So all these kinds of organizational conditions also affect the agriculture development of an area. Thank you.